मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। वर्तमान में विद्यालय मूल्यों की शिक्षा के प्रति सचेष्ट नहीं है। विद्यालयीय पाठ्यक्रम में मूल्यों की शिक्षा के प्रति यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं मिलते। शिक्षक एवं अभिभावक बालकों के मूल्यों की शिक्षा के प्रति उदासीन होते हैं। शिक्षा के प्रायः उदासीन देखते हैं। शिक्षक, नीति निर्धारक एवं प्रशासक भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। विद्यालयीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में मूल्य शिक्षा पर बल दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को सभी राज्य अनिवार्य रूप से लागू नहीं करते। इसका मुख्य कारण नीतिगत एवं प्रशासनिक खामी है। इस प्रकार विद्यालय एवं परिवार द्वारा मूल्यों की शिक्षा के प्रति यथेष्ट या सचेष्ट न होने के कारण इनके मूल्य में क्षरण हो रहा है। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि मूल्यों का क्षरण नहीं, मूल्यों का विकास हो रहा है, क्षरण नहीं हो रहा है। ये सत्य है कि वर्तमान में मूल्यों में परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये मूल्यों का परिवर्तन वांछित दिशा में ही हो। यह अवांछित दिशा में भी हो सकता है। बहुत से पश्चिमी संस्कृति के ऐसे तत्वों का अंधा अनुकरण अभी जो हमारे समाज में हो रही है, जो हमारे समाज, सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही हमने पश्चिम से बहुत सारे मूल्यों को भी प्राप्त किए हैं। इस तरह से मूल्यों के क्षरण को रोकने के लिए परिवर्तित होते मूल्यों के साथ हमें यह देखना है कि जो हमारे शाश्वत मूल्य है वे बने रहे तथा वांछित सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। मूल्य शिक्षा का औचित्य। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार मूल रूप से नैतिक मूल्यों द्वारा नियंत्रित होता है। व्यक्ति के अंदर जिस तरह के मूल्य होंगे उसका व्यवहार भी उसी तरह का होगा। इसलिए समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बालकों में वांछित सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्य को आत्मसात करने की क्षमता पैदा की जानी चाहिए। इसलिए व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए मूल्यों की शिक्षा आवश्यक है। मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता को एवं महत्व को ध्यान में रखकर ही विभिन्न आयोगों ने इसके शिक्षा पर बल दिया है। रविंद्र अग्निहोत्री के अनुसार माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसमें सन को याद रखेंगे, 1952-53 में कहा गया है कि चरित्र निर्माण की दृष्टि से अनुशासन, धर्म शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा आवश्यक होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि विद्यालय में जहाँ भी संभव हो धार्मिक शिक्षा ऐच्छिक आधार पर दी जानी चाहिए। शिक्षा आयोग 1964-66 इसमें इन्होंने भी कहा है कि महान धर्मों की नैतिक शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने का संगठित प्रयास किया जाना चाहिए। आयोग ने इन मूल्यों को औपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता अनुभव की है। इसमें आगे लिखे हैं, देखते हैं कि स्कूल के समय में प्रति सप्ताह 1 या 2 घंटे नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के लिए होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति 1986 में भी मूल्यों की शिक्षा के संबंध में इस प्रकार बताया गया है कि इस प्रकार की गहरी चिंता प्रकट की जा रही है कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों पर से जो मोरल वैल्यूज पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। शिक्षाक्रम अथवा पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तन की ज़रूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक साधन बन सके। हमारे समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन है। इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जा सके। इन मूल्यों में धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अंत करने में सहायता मिलनी चाहिए। इस संघर्षात्मक भूमिका के साथ साथ मूल्य शिक्षा का एक गंभीर सकारात्मक पहलू यह भी है कि जिसका आधार हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्य और सार्वभौम दृष्टि है, जिस पर मुख्य तौर से बल दिया जाना चाहिए। मूल्यों को शिक्षा का नीति निर्देशक तत्व माना गया है। मूल्य विहीन शिक्षा निर्जीव होती है। शिक्षा का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो मूल्यों के अभाव में क्रियाशील हो सके।
शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन आदि सभी मूल्य युक्त क्रियाएं हैं। शिक्षा के मूल्य का वर्गीकरण। ब्रूबेकर ने शिक्षा के मूल्य का इस प्रकार से वर्गीकरण किया है कि तात्कालिक मूल्य, इमीडिएट वैल्यूज, विवेकपूर्ण इच्छाओं संबंधी तथ्य, वैल्यूज रिलेटेड टू रेज विथ विजडम, साधनात्मक मूल्य, फिर आपका स्वाभाविक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य। कोठारी आयोग और मूल्य की शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। मूल्य शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग का इस प्रकार सुझाव था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुरूप सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। निजी प्रबंध तंत्रों के द्वारा संचालित शिक्षा, जो शिक्षा नीति होती है, निजी प्रबंध तंत्रों के द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में भी नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यपरक शिक्षा रोचक कहानियों के द्वारा, रोचक कहानियाँ जैसे हम जानते हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ इत्यादि मिलती है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं छात्रों के पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा, विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं की समय सारणी में सप्ताह में 1 या 2 घंटे नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं के वातावरण को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से युक्त बनाया जाए और इसके लिए शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों को उत्तरदायी बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं मूल्यपरक शिक्षा संबंधी विचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मूल्यों से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। अतः शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के बहुआयामी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप के संदर्भ में ऐसे मूल्यों के विकास की बात कही गई है जो सार्वजनिक है एवं शाश्वत है और जो भारतीयों में एकता का भाव उत्पन्न कर सके। इन मूल्यों से धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा एवं भाग्यवाद को अंत करने में सहायता मिलनी चाहिए। ये क्योंकि ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है, जिससे कि हमें ये लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। इस संघर्षात्मक भूमिका के साथ साथ मूल्य शिक्षा का एक गंभीर सकारात्मक पहलू ये भी है कि जिसका आधार हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय लक्ष्य और सार्वभौम दृष्टि है, जिस पर मुख्य रूप से बल दिया जाना चाहिए। नैतिक व मूल्य शिक्षा को आत्मसात करने की विधियाँ। राष्ट्रीय आयोग 1964-66 के अनुसार नैतिक व मूल्य शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से दी जानी चाहिए। प्रत्यक्ष विधियाँ क्या होती है, इसको आप याद कर रखेंगे। प्रत्यक्ष विधियों निम्न आपका मुख्यतः निम्न है। समय तालिका में मूल्य और नैतिक शिक्षा के लिए निर्धारित घंटे होने चाहिए। शिक्षा द्वारा छात्रों को धार्मिक एवं नैतिक कहानियों, घटनाओं, पौराणिक कथाओं आदि को सुनाया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को महान धार्मिक और सामाजिक नेताओं की जीवनियाँ और आत्मकथाएं सुनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा नैतिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक समस्याओं और तुलनात्मक धर्म का अध्ययन होना चाहिए। विद्यार्थियों और शिक्षक से धार्मिक और नैतिक विषयों पर विचार विमर्श और विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। खेल आदि के समय छात्रों के समक्ष उत्पन्न होने वाली नैतिक समस्याओं के संबंध में शिक्षक द्वारा उनका पथ प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष विधियाँ में से कुछ प्रमुख है। मौन चिंतन, कुछ मिनट मौन और चिंतन द्वारा कार्य को प्रारंभ करना जो कि दिन को स्फूर्तिमय और ताजगी से भर देता है।
प्रातःकालीन सभा। विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में प्रार्थना और प्रातःकालीन सभा का सर्वोच्च स्थान है और यह मूल्य स्थापना का प्रमुख स्थान भी है। धार्मिक समारोह। सभी विद्यालयों में महान धर्म प्रवर्तकों के जन्मोत्सव और सभी धर्मों के धार्मिक उत्सव मनाया जाना चाहिए। विद्यालय का सामुदायिक जीवन। विद्यालय के सामुदायिक जीवन को धार्मिक और विशेष रूप से नैतिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण साधन बनाया जा सकता है। सामूहिक कार्य। शिक्षा आयोग ने शिक्षा में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामूहिक कार्य करने का सुझाव दिया है, जैसे समाज सेवा, कार्य अनुभव इत्यादि। सुझाव और प्रेरणा। बालकों के मस्तिष्क में धार्मिक और नैतिक आदर्शों का समावेश बलपूर्वक या आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए शिक्षक को सुझाव और प्रेरणा देना चाहिए। विद्यालय का वातावरण। धार्मिक और नैतिक विकास के अभाव में बालक का बौद्धिक विकास अर्थहीन होता है। अतः बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका धार्मिक और नैतिक विकास भी किया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र। इंजीनियरिंग में मूल्य शिक्षा के लिए IIT दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। सभी इंजीनियरिंग संस्थान और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान अपने शिक्षा कार्यक्रम में मूल्य शिक्षा को शामिल कर रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि सुनियोजित आपका एक प्रयास की ओर संकेत करती है कि किस प्रकार मनुष्य चिरस्थायी अस्तित्व के लिए स्वाभाविक वातावरण की क्रियाओं और विशेषतः अपनी व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। इस शब्द का प्रयोग प्राय विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा के बाद तक की दी जाने वाली शिक्षा की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। हालांकि कभी-कभी अधिक व्यापक रूप से इसका प्रयोग आम जनता और अन्य दर्शकों को शिक्षित करने के समस्त प्रयासों के लिए किया जाता है, जिससे मुद्रित सामग्री, वेबसाइट्स, मीडिया अभियान आदि शामिल होते हैं। इससे संबंधित क्षेत्र में बाह्य शिक्षा अनुभव के आधार पर अनुभवात्मक शिक्षा शामिल है। अनुभवात्मक शिक्षा भी शामिल है। पर्यावरण शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। पर्यावरण शिक्षा अधिगम की एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण और इससे जुड़ी चुनौतियों के संबंध में लोगों को जानकारी और जागरूकता को बढ़ाती है। चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं और प्रवीणता को विकसित करती है और सुविज्ञ निर्णय तथा जिम्मेदारी पूर्ण कदम बढ़ाने के लिए इस और प्रवृत्त प्रेरणा और प्रतिबद्धता का प्रोत्साहन करती है। ई का केंद्र बिंदु, एनवायरमेंटल एजुकेशन का केंद्र बिंदु। ई निम्नांकित केंद्र पर आधारित है। पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता एवं संवेदनशीलता। पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनाव के बारे में समझ और जानकारी। पर्यावरण के संबंध में चिंता की प्रवृत्ति और पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता। पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशलता, मौजूदा ज्ञान और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम के अभ्यास में भागीदारी। इतिहास। पर्यावरण शिक्षा की जड़ें 18वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक समय में पाई जा सकती है, जब जीन जैक्स रूसो ने ऐसी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। इसमें जो कि एमाइल और ऑन एजुकेशन में पर्यावरण के महत्व पर केंद्रित हो, ये बताए थे। कई दशकों के बाद लुइस अगजीज, जो एक स्विस के जन्मे प्रकृतिवादी थे, उन्होंने भी छात्रों को किताबों का नहीं प्रकृति का अध्ययन करने और उनके लिए प्रेरित किया और रूसो के दर्शन का समर्थन किया। इन दोनों प्रभावशाली विद्वानों ने एक सुदृढ़ पर्यावरण शिक्षा संबंधी शिक्षा कार्यक्रम की नींव डालने में सहायता की, जो प्रकृति अध्ययन के नाम से जाना जाता है। यह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान की ये घटना है।
प्रकृति अध्ययन के आंदोलन में छात्रों को प्रकृति की प्रशंसा और प्राकृतिक जगत की अंगीकरण की भावना के विकास में सहायता के लिए पौराणिक कथाओं और नैतिक शिक्षा का उपयोग किया जाता था। कर्नल विश्वविद्यालय में प्रकृति अध्ययन के विभाग अध्यक्ष एना बोनाफोस्ट कॉम्स्टॉक प्रकृति अध्ययन आंदोलन में एक प्रसिद्ध हस्ती थी और उन्होंने वर्ष 1911 में हैंडबुक फॉर नेचर स्टडी नामक किताब लिखी थी, जिसमें सांस्कृतिक मान्यताओं के संबंध में बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रकृति का उपयोग किया जाता है। कॉम्स्टॉक और आंदोलन के अन्य नेताओं जैसे लिबर्टी हाइड बैले ने सामुदायिक नेताओं, अध्यापकों और वैज्ञानिकों द्वारा आश्चर्यजनक समर्थन एकत्र करने में प्रकृति अध्ययन की सहायता की और पूरे संयुक्त राज्य में बच्चों के विज्ञान का पाठ्यक्रम भी परिवर्तित कर दिए थे। 1920 और 1930 के दशक के दौरान ग्रेट डिप्रेशन और डस्ट बाउल के फलस्वरूप एक नए प्रकार की पर्यावरणीय शिक्षा, संरक्षण शिक्षा उद्भूत हुई। कंजर्वेशन एजुकेशन प्रकृति अध्ययन की तुलना में एक अत्यंत भिन्न तरीके से प्राकृतिक संसार को संबोधित करती है, क्योंकि यह स्वाभाविक इतिहास के स्थान पर कठोर वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर केंद्रीकृत थी। संरक्षण शिक्षा एक प्रमुख प्रबंधन और योजना उपकरण था जो इस काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में आपका सहायता करता था। आधुनिक पर्यावरणीय शिक्षा आंदोलन, जिसने 1960 के दशक के अंतिम और 1970 के प्रारंभिक वर्षों में स्पष्ट वेग प्राप्त किया था, वह प्रकृति अध्ययन के संरक्षण शिक्षा से ही निकला है। इस काल के दौरान कई घटनाओं जैसे नागरिक अधिकार, वियतनाम युद्ध और शीत युद्ध ने अमेरिकी लोगों को एक दूसरे और यूएस सरकार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। हालांकि अधिकांशतः लोग विकिरण विच्छेद से डरने लगे। रेचल कार्सन की सैटेलाइट स्प्रिंग में उल्लेखित रासायनिक कीटनाशक और वायु प्रदूषण एवं अपविष्ट की अधिक मात्रा अपने स्वास्थ्य और स्वाभाविक पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति लोगों की चिंता ने एक एकीकृत तथ्य का मार्ग प्रदर्शन किया, जिससे पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। एक नए आंदोलन के रूप में पर्यावरण शिक्षा के बारे में पहला लेख वर्ष 1969 में फी डेल्टा कंपनी में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक जेम्स ए स्वान थे। पर्यावरण शिक्षा की एक परिभाषा सबसे पहले 1970 में एजुकेशन डाइजेस्ट में प्रकाशित हुई, जिसे विलियम स्टॉप ने लिखा था। बाद में स्टॉप यूनेस्को पर्यावरणीय शिक्षा के प्रथम निदेशक बने और फिर ग्लोबल इंटरनेशनल नेटवर्क के। अंततः 22 अप्रैल 1970 को मनाए गए प्रथम पृथ्वी दिवस, इसको अर्थ डे भी कहते हैं, 1970 में 22 अप्रैल में मनाया गया था। पर्यावरणीय समस्याओं के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा ने आधुनिक पर्यावरण शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया। उसी वर्ष बाद में राष्ट्रपति निक्सन ने पर्यावरणीय शिक्षा अधिनियम को स्वीकृति दे दी, जिसका उद्देश्य K2 विश्वविद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करना था। इसके बाद 1971 में द नेशनल एसोसिएशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसे नॉर्थ अमेरिका एसोसिएशन फॉर द एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण हुआ, जिससे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा सकता है और अध्यापक को संसाधन उपलब्ध कराने के द्वारा पर्यावरण साक्षरता में सुधार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से पर्यावरण शिक्षा को मान्यता तब मिली जब वर्ष 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर आयोजित UN कॉन्फ्रेंस ने पर्यावरणीय शिक्षा को
वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए एक आवश्यक उपकरण घोषित कर दिया। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, इसका पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के प्रोग्राम इन्होंने 3 प्रमुख घोषणाएं की जिन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा के प्रवाह को मार्ग को निर्देशन किया। इसमें हम बात करेंगे स्टॉकहोम घोषणा। 5 से 16 जून 1972 मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा की। यह दस्तावेज 7 घोषणाओं और 26 सिद्धांतों के द्वारा बना था जो संसार के लोगों को मानव पर्यावरण के संरक्षण और बेहतरी के लिए प्रेरित और निर्देशित कर सके। फिर आते हैं आपका बेलग्रेड चार्टर। 13 से 22 अक्टूबर 1975 बेलग्रेड चार्टर पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का परिणाम था जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित की गई थी। बेलग्रेड चार्टर स्टॉकहोम घोषणा पर बनाया गया था और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांतों को जोड़ता है। यह पर्यावरण शिक्षा के लिए श्रोताओं को परिभाषित करता है जिससे आम जनता भी शामिल है। टिबिलिसी घोषणा। 14 से 26 अक्टूबर 1977 टिबिलिस घोषणा में संसार के पर्यावरण के सुधार और संरक्षण में और साथ ही संसार के समुदायों की सुदृढ़ और संतुलित विकास में पर्यावरणीय शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। टिबिलिस घोषणा ने स्टॉकहोम घोषणा और बेलग्रेड चार्टर में अद्यतन सुधार और नए लक्ष्यों, उद्देश्यों, विशेषताओं और पर्यावरण शिक्षा के मार्गदर्शन सिद्धांतों के योग द्वारा स्पष्ट कर दिया। उस दशक के बाद 1977 टाबिलियस में पर्यावरण शिक्षा पर हुए अंतर सरकारी सम्मेलन में जॉर्जिया ने वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण और बेहतरी में पर्यावरण शिक्षा की भूमिका पर बल दिया और पर्यावरण शिक्षा के लिए ढांचे और दिशा निर्देश प्रदान करने की मांग की। सम्मेलन ने पर्यावरण के शिक्षा की भूमिका, लक्ष्य और लक्षणों पर प्रस्तुत किया और इसके लिए अनेक लक्ष्य और सिद्धांतों को उपलब्ध कराया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक पर्यावरण शिक्षा। 1970 के दशक के बाद गैर सरकारी संगठन जो कि पर्यावरणीय शिक्षा पर केंद्रित थे, उनका निरंतर विकास और गठन होता गया। उनकी कक्षाओं में पर्यावरणीय शिक्षा देने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ गई और इस आंदोलन को दृढ़ राजनीतिक समर्थन मिलता गया। जब यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा अधिनियम 1990 को स्वीकृति दे दी, तब यह आगे बढ़ने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। इसके फलस्वरूप पर्यावरणीय शिक्षा का कार्यालय यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में बना दिया गया और ईपीए को संघीय स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा संबंधी पहल करने की अनुमति मिल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ववृत्त। संयुक्त राज्य में पर्यावरण शिक्षा के कुछ पूर्ववृत्त प्रकृति के अध्ययन, संरक्षण और शिक्षा विद्यालयीय शिविर थे। प्रकृति अध्ययन, बाह्य अन्वेषण, ग्रोथ 1978 के साथ शैक्षिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना था। संरक्षण शिक्षा के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग के प्रति जागरूकता विकसित की। जॉर्ज पार्किंस मार्श ने मानवता के अभिन्न अंग के रूप में स्वाभाविक संसार पर भाषण दिया। यूएस फॉरेस्ट सर्विस और ईपीए जैसी सरकारी एजेंसियां भी संरक्षण कार्यप्रणाली पर जोर दे रही थी। संरक्षण आदर्श अभी भी पर्यावरण शिक्षा को निर्देशित करती है। विश्वविद्यालय शिविर और पर्यावरणीय और शैक्षिक उद्देश्य हेतु कक्षा से बाहर संसाधनों के प्रयोग के संपर्क में लाते थे। इन पूर्ववर्ती और विरासत अभी भी पर्यावरण शिक्षा के विकासरत क्षेत्र में विद्यमान है।
परिचय। पर्यावरण शिक्षा को अधिकांश पारंपरिक K-12 पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त या वैकल्पिक विषय माना जाता है। प्रारंभिक विद्यालय के स्तर पर पर्यावरण शिक्षा विज्ञान संवर्धन पाठ्यक्रम, प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, सामुदायिक सेवा शिविर और बाह्य विज्ञान विद्यालय के रूप ले सकती है। ई की नियमावली विद्यालय और संगठनों के उन पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के सुधार और विकास में मदद करती है जो नागरिकों को पर्यावरण के संबंध में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। विद्यालय संबंधी ई नियमावली 3 मुख्य घटक पर केंद्रित होते हैं: पाठ्यक्रम, ग्रीन सुविधाएं और प्रशिक्षण। विद्यालय ई नियमावली के पर्याप्त सहायता कोर्स द्वारा पर्यावरण शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत कर सकते हैं। अधिगम का यह माध्यम जो पर्यावरण को एकीकरण के संदर्भ में प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, पर्यावरण शिक्षा को मूलभूत विषय में सम्मिलित करता है और इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा अन्य प्रमुख विषयों के अध्ययन के समय उनमें व्यवधान नहीं डालती, जैसे कि कला, व्यायाम या संगीत। कक्षा में पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता के अतिरिक्त पर्यावरण शिक्षा की नियमावली व्यावहारिक बाह्य अधिगम के लिए आर्थिक संसाधन भी आवंटित करती है। यह गतिविधियां और शिक्षा स्वाभाविक न्यून विकार का सामना करने और उसे कम करने में सहायता करती है और साथ ही साथ अधिक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित भी करती है। हरित विद्यालय या हरित सुविधा का विचार या हरित सुविधा का प्रचार पर्यावरण शिक्षा के अन्य प्रमुख घटक है। विद्यालयों के हरितकरण के सुविधा की औसत लागत एक पारंपरिक विद्यालय के निर्माण की लागत और लागत के 2% के योग से कुछ ही कम होती है, लेकिन इन ऊर्जा दक्ष इमारतों से मिलने वाला प्रतिफल कुछ ही वर्ष में प्राप्त होने लगता है। पर्यावरण शिक्षा नीतियाँ विद्यालय के हरितकरण में आने वाली प्रारंभिक लागत की अपेक्षाकृत छोटी समस्याओं को कम करने में सहायता करती है। हरित विद्यालय नीतियाँ आधुनिकीकरण, नवीनीकरण या विद्यालय की प्राचीन सुविधाओं की मरम्मत के लिए अनुदान भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे भोजन का विकल्प भी हरित विद्यालयों का प्रमुख पहलू होता है। नीतियाँ विशेषकर ताज़ा बनाया खाना खिलाने पर विशेष ध्यान देती है, जो कि विद्यालय के अंदर स्थानीय रूप से उगाई गई उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्रियों से बना होता है। माध्यमिक विद्यालयों में पर्यावरण पाठ्यक्रम विज्ञान के अंतर्गत ही विद्यार्थियों के रुचि या समूह या क्लबों के आधार पर एक केंद्रीय विषय हो सकता है। स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर इसे शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान और नीतियाँ, पारिस्थितिक विज्ञान या मानव सांस्कृतिक परिस्थिति के अंतर्गत अपने ही एक क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा कक्षा की पाठ योजना तक ही प्रतिबंधित नहीं है। अनेकों ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा बच्चों को उस वातावरण के बारे में शिक्षा दी जा सकती है जिसमें कि वह रह रहा है। विद्यालय के आंगन में अनुभव पर आधारित शिक्षा और राष्ट्रीय उद्यानों के प्रत्यक्ष भ्रमण से लेकर के विद्यालय के बाद हरित क्लबों और विद्यालय स्तर की चिरस्थायी परियोजना तक पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो सुलभता पूर्वक तत्परता से गमनीय है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस को मनाया जाना, एनवायरमेंटल एजुकेशन सप्ताह में भाग लेना जो नेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम द्वारा चलाया जाता है, पर्यावरण शिक्षा के प्रति अपनी शिक्षा को समर्पित करने का एक बहुत ही अच्छे तरीके हैं। सर्वाधिक असरदार होने के लिए एक समग्र माध्यम का प्रोत्साहन करना ही होगा, जिसमें उदाहरण की मुख्य भूमिका हो, जिसके अंतर्गत कक्षा और विद्यालय के मैदान में
दीर्घकालीन अभ्यासों का आयोजन होगा। दीर्घकालीन अभ्यासों का आयोजन होगा और अभिभावक और विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा को अपने घर तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यावरण नीति का अंतिम पहलू यह है कि चिरस्थायी समाज में विकास के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। हालांकि यह दृष्टिकोण अंत में आता है, किंतु यह महत्व में किसी से कम नहीं है। प्रकृति के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के इसके अतिरिक्त अमेरिकी नागरिकों को 21वीं शताब्दी के जनबल में सफल होने के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है और उन्हें इसमें कुशल भी होना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा नीतियाँ अध्यापक प्रशिक्षण और श्रमिक प्रशिक्षण पहल दोनों के लिए ही आर्थिक सहायता देती है। प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने और पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए अध्यापक को अवश्य ही प्रशिक्षित होना होगा। दूसरी ओर वर्तमान जनबल को अवश्य ही प्रशिक्षित या पुनः प्रशिक्षित करना होगा, जिससे कि वह नई हरित अर्थव्यवस्था के साथ अनुकूलन स्थापित कर सके। पर्यावरण शिक्षा नीतियाँ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम को आर्थिक सहायता देती है, वह नागरिकों को एक चिरस्थायी समाज में समृद्ध होने हेतु शिक्षित करने के विषय पर अत्यंत विवेचनात्मक होते हैं। फिर आते संबंधित विषय। पर्यावरण शिक्षा बाह्य शिक्षा तथा अनुभवात्मक शिक्षा के विषय के साथ साथ सम्मिलित होते हैं। दोनों ही विषय पर्यावरण शिक्षा के पूरक होते हैं, लेकिन फिर भी इसके दर्शन भिन्न होते हैं। बाह्य शिक्षा का अर्थ होता है बाहर के लिए व बाह्य स्थान में प्राप्त किया गया अधिगम। ये पाठ्यक्रम के विस्तार और बाह्य अनुभव द्वारा संवर्धन का एक माध्यम होता है। हैमरमैन 1980 जो इन्होंने पर्यावरण शिक्षा को प्राय बाह्य अनुभव द्वारा सिखाई या संवर्धित की जाती है। घर से बाहर के अनुभव, हालांकि ये वह स्वभाव से पूर्णतया पर्यावरणीय नहीं होते, प्राय पर्यावरण संबंधी शिक्षा के सामग्रियों से युक्त होते हैं। अनुभवात्मक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शिक्षार्थी प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान, कौशल और महत्व का सृजन करता है। अनुभवात्मक शिक्षा को पर्यावरण शिक्षा से जुड़े विचारों और कुशलताओं के परिधान के तरीके और प्रक्रिया दोनों ही रूप में देख सकते हैं। जहाँ इन दोनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपने लक्ष्य है, वहीं कुछ ऐसे बिंदु भी है जहाँ दोनों पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और दर्शन के आधार पर एक दूसरे को अति आच्छादित करते हैं। वर्तमान रुझान। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित वर्तमान रुझानों में से एक रुझान आदर्शवाद और सक्रियता के दृष्टिकोण से हटकर एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर जाना चाहता है जो छात्रों को अपने अनुभव और आंकड़ों के आधार पर सुविज्ञ निर्णय लेने और कार्यवाही करने की अनुमति देता हो। इस प्रक्रिया में पर्यावरण पाठ्यक्रम को विकासात्मक ढंग से सरकारी शिक्षा के स्तर पर एक साथ एकीकृत किया जाता है। कुछ पर्यावरण शिक्षकों को यह आंदोलन कष्टप्रद और पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक राजनीतिक और सक्रियवादी माध्यम से अलग हटता हुआ लगता है, जबकि अन्य को यह माध्यम अधिक वैज्ञानिक और गमनीय लगता है। आंदोलन एक आंदोलन ऐसा है जिसने अपेक्षाकृत हाल में ही औद्योगिक समाज में पर्यावरण शिक्षा के विचार की स्थापना 1960 के दशक से विकास किया है। इसने प्रतिभागियों को प्रकृति प्रशंसा के जागरूकता से पारिस्थितिक दृष्टि से चिरस्थायी भविष्य की शिक्षा की ओर पहुंचा दिया है। इस चलन को प्रतिभागियों की प्रकृति प्रशंसा की भावना के विकास के द्वारा सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा रखने वाले पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के संख्या के सूक्ष्म जगत के रूप में देखा जा सकता है, जो बाद में संरक्षण और चिरस्थायित्व को प्रभावित करने वाले ये
प्रभावित करने वाले कार्य के रूप में अनुवादित होगा। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक विस्तृत है, जिसमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज की लाइव लैब भी शामिल है और साथ ही साथ इसका कर्नल विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल है। अगले क्लास में हम करेंगे नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, द पॉलिसी, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। कल की क्लास में हम इसका आगे करेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।